राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अहस्तक्षेपवादी राज्य के विपक्ष में तर्क, यानी कि अहस्तक्षेपवादी राज्य में ऐसे कौन से अवगुण हैं जिनके खिलाफ इनके पक्ष में विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। कौन कौन से इनमें अवगुण हैं। सबसे पहला है राज्य का लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उदय। सबसे पहला जो ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि अधिकांश जो राज्य या देश है वहाँ पर लोक कल्याण को सरकार का लोक कल्याणकारी स्वरूप विद्यमान होता है। तो धीरे धीरे क्या है कि बहुत कम जगह ही हस्तक्षेपवादी राज्य के लक्षण दिखाई देते हैं। तो लोक कल्याण में क्या होता है कि भाई यह लोक कल्याण में राज्य को है ना अनिवार्य आवश्यकता बताया गया है, जबकि अहस्तक्षेपवादी राज्य में सरकार के अस्तित्व को या राज्य के अस्तित्व को यह नकारती हैं। इसे सिर्फ नकारात्मक रूप से ही राज्य को ग्रहण माना जाता है, मतलब राज्य को एक नकारात्मक रूप माना जाता है। वहीं दूसरी ओर इस अवधारणा को स्वर्णकाल यानी कि अहस्तक्षेपवादी की जो स्वर्णकाल था या सबसे ज़्यादा ये लोकप्रिय हुई थी वह 19वीं शताब्दी के मध्य से ही यूरोप सहित संपूर्ण विश्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास हुआ, जो अब तक भी बनी हुई है। मतलब 19वीं सदी के मध्य के बाद क्या हुआ, लोक कल्याणकारी राज्य का विकास होने से ये अहस्तक्षेपवादी राज्य धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो चुका है और लोक कल्याण की अवधारणा अभी भी बनी हुई है। अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा अब सिर्फ सैद्धांतिक रूप से ही विद्यमान है। लोक कल्याणकारी राज्य के उदय ने तो यह सिद्ध कर दिया है कि राज्य एक सार्वभौमिक सर्वकालिक आवश्यकता है, क्योंकि जिन कारणों से अहस्तक्षेपवादी राज्य समर्थन करता है वैसी परिस्थितियों का अनुमान राज्य की उत्पत्ति से पहले होना लगाया जा चुका है और उन्हीं विपरीत परिस्थितियों से निकलने के लिए राज्य संस्था का विकास हुआ है। यानी अराजकता की स्थिति थी ना, उस समय तक तो हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा सर्वोत्तम थी, लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास होता गया वैसे वैसे राज्य का लोक कल्याणकारी रूप सामने आने लगा है। वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य वह सभी परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है जिनसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकें, अपना अधिकतम विकास कर सकते हैं तथा अपना जिसका अनुमान अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा में राज्य के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्रता दिए जाने पर लगाया जा रहा था, उसके वैसा स्वतंत्रता लोक कल्याणकारी राज्य में भी अब प्रदान की जाने लगी है। दूसरा इसके पक्ष में जो तर्क दिया जाता है वो कि स्वतंत्रता पर तार्किक पक्ष में नहीं विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि स्वतंत्रता पर तार्किक प्रतिबंध आवश्यक है। मतलब अहस्तक्षेपवादी राज्य के बारे में बताया जाता है कि भाई ये क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देते हैं, लेकिन इसके को विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता भी नहीं दी जानी चाहिए कि वह किसी और स्वतंत्रता में बाधक हो। तो वह स्वतंत्र व्यक्ति के स्वतंत्रता पर तार्किक प्रतिबंध को आवश्यक मानता है। और अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि स्वतंत्रता पर तार्किक नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कहा कि मेरी हथेली को घूमने का अधिकार वहाँ समाप्त हो जाता है जहाँ से तुम्हारा नाक शुरू होता है। यानी कि अपनी हथेली को वहाँ तक ही पहुँचाना चाहिए जहाँ तक दूसरे व्यक्ति को दिक्कत नहीं है। अगर अपने हथेली को व्यक्ति के सिर या नाक को छूने की कोशिश करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता को जोखिम हो सकता है। यानी कि जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म होती है वहीं दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। और कहा जा सकता है कि भाई स्वतंत्रता कभी निरपेक्ष नहीं होनी चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता को क्या है एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, उसको बिल्कुल ही ये अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए, उस पर कुछ नियंत्रण होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या स्वतंत्रता पर तार्किक प्रतिबंध की वकालत करते हैं। जिसके विपक्ष में तर्क है ना, तो ये मानते हैं कि भाई अहस्तक्षेपवादी स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि इसके विपक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि ज़्यादा स्वतंत्रता जरूरी नहीं है, इसको कुछ तार्किक प्रतिबंध होना चाहिए। तीसरा इसके विपक्ष में तर्क दिया जाता है सर्वोत्तम उत्तरजीविता की अवधारणा अमानवीय है।
कि जैसा कि डार्विन ने बताया था ना कि जो व्यक्ति जितना काबिल होगा वह परिस्थितियों से संघर्ष करके अपने आप को वहाँ जीवित रख पाएगा। तो एक प्रकार की ये मत्स्य न्याय की अवधारणा है, जिसमें माना जाता है कि भाई बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो ये अवधारणा क्या है कि मानववादियों के मानववाद के विपरीत है। वर्तमान में और मानवाधिकारों के अनुसार यह अवधारणा अन्यायपूर्ण है, अमानवीय है, क्रूर है, खतरनाक है, क्योंकि इस अवधारणा से उन व्यक्तियों का प्रभुत्व या अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, जो दीन है, जो कमज़ोर है, जो शोषित है। तो उन पर क्या अत्याचार भी हो सकता है। और वर्तमान में सीरिया जैसे देशों में देखा जाता है, वहाँ भी आतंकवाद, वहाँ केन्या, युगांडा, वहाँ काफ़ी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन पर काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है। तो सर्वोत्तम की उत्तरजीविता वाली अवधारणा को ये नकारते हैं। अगला बिंदु है कि इसके विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं होता है। इसके बाद ये मानते हैं कि सब व्यक्ति एक समान होते हैं, जबकि ये मानते हैं कि हर व्यक्ति समान नहीं होता है। तो हर व्यक्ति समान नहीं होता तो उनको स्वतंत्रता भी एक समान नहीं दी जा सकती है। हर व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से असमानता होती है और बहुत सारी प्रकृति द्वारा बनाई गई शारीरिक संरचना भी समान नहीं होती है। और इस कारण प्रत्येक व्यक्ति की पारिस्थितिकी अलग अलग होने से इनमें पारिस्थितिक विकास भी अलग अलग होता है, जिस कारण से उसके कार्य करने की क्षमता, उसका व्यवहार वह भी अलग अलग पाया जाता है। तो इसके आधार पर अगर सबको एक जैसी स्वतंत्रता प्रदान की जाए तो यह देश के या खुद के विकास के लिए हानिकारक होगी। अतः व्यक्ति को एक समान स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। फिर आता है अगला बिंदु आता है इसके पक्ष में कि व्यक्तिगत हित को सामान्य हित से ऊपर नहीं है या सामान्य हित को सबसे ऊपर माना गया है। जबकि अस्यवादी मानते हैं कि भाई व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि है, यानी व्यक्ति को जो पसंद है, उसको जो फायदा है, उसको उस प्रकार की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जबकि रूसो कहते हैं कि भाई सामान्य इच्छा सर्वोच्च होती है। सामान्य इच्छा से तात्पर्य है सभी की इच्छा, जो जहाँ पर सभी लोगों की इच्छा अगर ज़्यादा है तो उस पर व्यक्तिगत इच्छा से ज़्यादा सामान्य इच्छा पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत हित स्वार्थ से प्रेरित होता है और जबकि सामूहिक हित सामूहिक स्वार्थ से प्रेरित होता है। ठीक है। तो और हेनरी फेवल ने तो कहा भी था कि हमें जहाँ व्यक्तिगत हित व सामान्य हित में टकराव होता है वहाँ सामान्य हित को ही प्रमुखता दी जानी चाहिए। अगला बिंदु है व्यक्ति अपने मामले में सर्वश्रेष्ठ निर्णायक नहीं हो सकता। अस्यवादी मानते हैं कि व्यक्ति अपने मामले में सबसे बढ़िया निर्णय ले सकता है, जो बिल्कुल सही नहीं है। और ये क्या नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। प्राकृतिक न्याय होता है ना, उसके विपरीत है। प्राकृतिक न्याय में माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। व्यक्ति को खुद के बारे में पूछा जाए कि आप ईमानदार है तो व्यक्ति हमेशा अपने आप को ईमानदारी बताएगा। इस कारण वो क्या होता है कि वो सबसे अच्छा निर्णय नहीं ले पाता है। वो वही निर्णय लेगा जिससे उसको फायदा हो। अगर व्यक्ति खुद के आधार पर निर्णय लेगा तो फिर वह सार्वजनिक महत्व को इतना महत्व नहीं देगा। और मनुष्य की बुद्धि, क्षमता, सोच, दृष्टिकोण आदि का विकास अपने आसपास के वातावरण के अनुसार होता है और वह उसे श्रेष्ठ लगता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि वह सही हो। जैसे कि कुछ भारत में कुछ जातियां एवं समुदाय अपना चोरी करना अपना व्यवसाय मानते हैं और वो उसको अपना व्यवसाय मानते हैं और उनके अनुसार जो लगता है कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन तार्किक और विधिक और सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से देखा जाए तो वो निर्णय सही नहीं ले रहे, उनका निर्णय गलत है। अगला बिंदु है स्वतंत्र बाजार और प्रतिस्पर्धा हानिकारक है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि भी पूंजीपति हमेशा सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं, क्योंकि सर्वहारा वर्ग पूंजीपतियों का अपना श्रम बेचता है और बहुत अल्प मात्रा में प्रतिफल प्राप्त करता है।
पूंजीपति मतलब पैसे वाले और सर्वहारा है, बाकी पैसे वालों या अमीर लोगों के अलावा जो जितने भी जनता होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, सर्वहारा। तो ये पूंजीपति क्या होता है, इन सर्वहारा वर्ग पर आधिपत्य जमाए रखते हैं। तो हस्तक्षेपवादी तो ये मानते हैं कि आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इस कारण उन्होंने पूंजीवादी विकास पर बल दिया है। जो देश की अर्थव्यवस्था है आर्थिक संसाधनों पर कुछ ही व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन करता है, और ये सिद्धांत क्या होता है, समानता के अधिकार के विरुद्ध होता है। पूंजीवाद के कारण ही समाजवाद का विकास हुआ है, जिसमें माना गया है कि साधनों पर समान वितरण होना चाहिए। कभी कभी समाजवाद जब उग्र रूप धारण कर लेता है तो वह साम्यवाद एवं नक्सलवाद जैसे हिंसक रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। जबकि पूंजीवादी लोकतंत्र की अवधारणा का भी विरोधी है। स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा लाभ के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा में परिवर्तित, मतलब जो स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा है ना, वो को जैसे स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा माना गया, लेकिन लाभ के लिए क्या करते हैं, ये तीव्र प्रतिस्पर्धा करते हैं। और राज्य अगर अनुपस्थित होगा, इस पर कंट्रोल नहीं करेगा, तो ये जो इन पर कंपटीशन चल रहा है ना, वो हिंसक हो जाएगा और ये व्यक्तियों का शोषण भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा बाजार में जब हम इनको व्यापारियों को अगर स्वतंत्र छोड़ दें, उनकी मार्केट में मोनोपोली हो, 3-4 दुकानदारी हो, तो ये क्या अपनी रेट खुद फिक्स कर लेते हैं, और जो एक सामान्य दर चलती है ना, उससे भी ज़्यादा वो वसूली करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट में हम ही है। और फिर हम इसकी शिकायत कहाँ जाते हैं, सरकार के पास। अगर सरकार नहीं होगी तो वो किसी प्रकार उनको डर ही नहीं रहेगा। तो सरकार का डर होने से क्या होगा, वो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे। तो इन तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि हस्तक्षेपवादी अवधारणा का वर्तमान संदर्भ में उपयोगिता अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकांश अवधारणा मानवाधिकार, लोक कल्याण आदि अवधारणाओं ने ले ली है। धन्यवाद। ये हस्तक्षेपवादी राज्य का तर्क का चैप्टर आज ही समाप्त होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल्याणकारी राज्य।